के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। सियासी पिच पर साइकिल पर सवार होकर दो लड़कों की जोड़ी ने लंबा सफर तय किया और पूरे चुनाव की ही दिशा बदल दी। लेकिन लोगों के बीच में कांग्रेस का बढ़ता हुआ कद अखिलेश को रास नहीं आया। देखते ही देखते राहुल गांधी अखिलेश की नजरों में खटकने लगे। दरअसल राहुल गांधी की सक्रियता से देश भर में कांग्रेस मजबूत हो रही है। उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस पुराने कोर वोटर्स के बीच में अपनी पैठ बना रही है, जिसकी सनद है लोकसभा का चुनाव। क्योंकि कांग्रेस के बैनर तले लड़ने वाले कम फेमस प्रत्याशियों की झोली में भी भर भर कर वोट मिले, उसे देखकर अखिलेश का डरना स्वाभाविक था। इधर कांग्रेस के पुराने वोटर ने फिर से हाथ थामना शुरू किया और उधर अखिलेश यादव को टेंशन होने लगी। लिहाजा सपा ने कांग्रेस से पूरी तरह से किनारा करना शुरू किया और बिना कांग्रेस की चर्चा से ही अपने प्रत्याशियों के नाम ऐलान करने लगे। यह कोई पहली दफा नहीं है जब अखिलेश ने राहुल के साथ ऐसा किया हो। ठीक यही फॉर्मूला अखिलेश ने लोकसभा चुनाव में भी लगाया था। अखिलेश यादव बिना कांग्रेस की सहमति लिए अपनी ओर से प्रत्याशियों की घोषणा करते चले गए और बीच बची कुची सीटों पर कांग्रेस का नाम आगे कर दिया। लोकसभा में अमेठी और रायबरेली को छोड़कर कोई भी सीट ऐसी कांग्रेस को नहीं दी गई थी जहां कांग्रेस या सपा जीतने की स्थिति में थी। अब ऐसी गई गुजरी कुल 17 सीटें दी गई, जिनमें एक पीएम मोदी की सीट वाराणसी भी थी, जहां से हार पहले ही लगभग तय मानी जा रही थी। अब फिर भी कांग्रेस ने 6 सीटें जीत ली और 6 सीटों पर मामूली अंतर से जीतते जीतते रह गई। बांसगांव में कांग्रेस प्रत्याशी सदल प्रसाद की जीत मात्र 3150 वोटों से रह गई थी। इस तरह कुल 17 सीटों में 12 सीटों पर कांग्रेस का प्रदर्शन शानदार रहा। अमेठी में स्मृति ईरानी की हार कुल 1,67,000 के करीब बड़े अंतर से हुई थी, या फिर यह हार यूं ही नहीं थी। इसका सीधा मतलब था कि कांग्रेस को हर वर्ग के वोट मिले थे। इसी तरह राहुल गांधी ने भी रायबरेली से करीब 2,90,000 वोटों से यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को हराया था। सीतापुर, बाराबंकी और सहारनपुर और प्रयागराज में कांग्रेस की जीत शानदार रही। खुद अखिलेश और राहुल गांधी को भी नहीं पता था कि इस तरह की सफलता कांग्रेस को मिलेगी। चौदह 2019 के मुकाबले कांग्रेस का वोट प्रतिशत भी यूपी में बढ़िया रहा। कांग्रेस के बढ़ते जनाधार को लेकर अखिलेश को अपनी गलती का एहसास होना कि उन्हें कांग्रेस की दोस्ती महंगी पड़ने वाली है, लाजमी था। अखिलेश ने कांग्रेस से किनारा करना शुरू किया और देखते ही देखते यूपी के दो लड़कों की जोड़ी में दरार पड़ने लगी। उपचुनाव में कांग्रेस 5 सीटों पर दावा करती रही, लेकिन सपा अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करती रही। सपा कांग्रेस में तकरार की सुर्खियां बनने लगीं, लेकिन दोनों पार्टियों के प्रवक्ता सब चंगा सी की राग अलापते रहे। रार और तकरार की खबरों पर अंत में अखिलेश के एक्स पोस्ट ने ऑफिशियल मोहर लगा दी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राहुल की बढ़ती लोकप्रियता से अखिलेश डरे हुए हैं? क्या यूपी में कांग्रेस का बढ़ता वोट शेयर सपा के लिए खतरा है? क्या कांग्रेस के उदय से सपा के अस्तित्व पर खतरा है? क्या सपा को अपने कोर वोटर के कटने का डर सता रहा है? क्या यूपी में कांग्रेस को खत्म करना चाहती है सपा? आज की बड़ी बहस में इन्हीं सवालों का मांगेंगे जवाब, करेंगे मेहमानों के साथ चर्चा। लेकिन उससे पहले सुनिए यूपी में कांग्रेस के चुनाव न लड़ने पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने क्या कुछ कहा। उत्तर प्रदेश पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी जी की कर्म स्थली रहा है, कर्म भूमि है उत्तर प्रदेश, जहां से पूरे देश को राजनीतिक दिशा देने का काम कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने किया। इंदिरा गांधी की आत्मा बड़ी दुखी होगी, रो रही होगी कि उनके पोते ने कांग्रेस का सत्यानाश कर दिया। कांग्रेस का झंडा, डंडा, निशान ये भी अखिलेश यादव जी को सौंप देना चाहिए। और ये जो दफ्तर है लखनऊ में, इसे बंद कर देना चाहिए।
मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में ये काला दिवस है और ये इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। कांग्रेस की बर्बादी का जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें राहुल गांधी का नाम सबसे ऊपर लिखा जाएगा। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम को आप सुन रहे थे। एक समय कांग्रेस पार्टी में ही हुआ करते थे, लेकिन अब किस तरह से उनका रिएक्शन सामने आया इन परिस्थितियों को लेकर, आज चर्चा में इसी पर करने जा रहे हैं। क्या राहुल का बढ़ता जनाधार अखिलेश को नागवार गुजर रहा और इसलिए बढ़ रही तकरार और हो रही रार? उपचुनाव जिन 9 सीटों पर होना है उनमें से किसी भी सीट पर कांग्रेस पार्टी का कोई कैंडिडेट नहीं। हालांकि ये दावा जरूर कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से किया जा रहा कि अलायंस चुनाव लड़ रहा है, आप सिर्फ सपा को मत देखिए, इसमें कांग्रेस पार्टी का समर्थन होगा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के साथ में। लेकिन क्या लोकसभा चुनाव की तरह भी उपचुनाव में कांग्रेस के साथ अखिलेश यादव ने वही किया जिससे कि कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में कमतर रखा जाए? इससे पहले भी अलायंस भले ही रहा हो दोनों दलों के बीच में, लेकिन समय समय पर अलग अलग प्रदेशों में तकरार की खबरें जरूर आती रही हैं। हालांकि बाद में चीजें ठीक भी हुई, लेकिन समय समय पर इस तरह की दरारें जरूर पड़ी हैं दोनों पार्टियों के बीच में। अब देखिए, देश भर में तेजी से राहुल की लोकप्रियता बढ़ रही, ये एक बड़ा कारण हो सकता है। लोकसभा चुनाव में यूपी में कांग्रेस का वोट शेयर भी बढ़ा था। पुराने वोटर्स ने कांग्रेस का हाथ थामा, जो कट गए थे वो एक बार फिर से आए साथ में। कांग्रेस के बढ़ते जनाधार से क्या समाजवादी पार्टी डर गई? सपा ने बिना बातचीत के जरिए ही प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की। आपको याद होगा, पहले 6 प्रत्याशी उतारे थे। सपा ने कांग्रेस को जीतने वाली सीटें नहीं दी थीं। कांग्रेस ने उपचुनाव में 5 सीटें मांगी थीं। सपा ने कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें दी। 2 सीटों पर सहमति सपा ने जताई। 2 सीटों पर कांग्रेस की हार लगभग तय थी, इसलिए हो सकता है कि कांग्रेस ने अपने हाथ पीछे खींचे। लेकिन क्या कांग्रेस का हाथ पीछे खींचना कांग्रेस का यूपी के अंदर कमतर होना नहीं है? अब सवाल तमाम सारे इन परिस्थितियों को लेकर अलायंस के बीच में खड़े हो रहे हैं और इस जोड़ी पर भी खड़े हो रहे हैं जो लोकसभा में बढ़ चढ़कर प्रदर्शन करती हुई नजर आई। क्या राहुल की बढ़ती लोकप्रियता से अखिलेश डरे? यूपी में कांग्रेस का बढ़ता वोट शेयर सपा के लिए खतरा है? यह सवाल है। कांग्रेस के उदय से सपा के अस्तित्व पर क्या खतरा है? आज यह सवाल भी हम पूछेंगे। सपा को क्या डर सता रहा है कोर वोटर के कटने का? इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, आपका सीधा हम परिचय करा दें। बीजेपी से नेता खेमचंद शर्मा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। खेमचंद शर्मा जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता राजेंद्र सागर हमारे साथ हैं। राजेंद्र सागर जी, आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हिमांशु भट्ट हमारे साथ हैं। हिमांशु भट्ट जी, आपका स्वागत है। हिमांशु जी, मैं आपके साथ ही शुरुआत कर रहा हूं, उसके बाद मैं राजनीतिक चर्चा पर जाऊंगा। आपका पहला रिएक्शन चाहूंगा सर इस पर, जो आज हम सवाल पूछ रहे हैं। आपने 9 सीटों का एनालिसिस अच्छे से किया होगा। इससे पहले क्या नतीजे रहे थे और अभी आने वाले वक्त में क्या परिस्थितियां प्रत्याशियों के आधार पर बन सकती हैं, इसको भी हम देख पा रहे हैं। कांग्रेस का किसी भी सीट पर चुनाव ना लड़ना क्या कहता है? समाजवादी पार्टी क्या कहीं ना कहीं इनसिक्योर फील कर रही है उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता या बढ़ते वोट शेयर को लेकर? हिमांशु जी, पहला रिएक्शन आपका। देखिए, मैं रिएक्शन दूं उससे पहले मैं एक डेटा पॉइंट दूंगा, और जो वास्तविक डेटा पॉइंट है जिसे कोई नकार नहीं सकता। कांग्रेस भी नहीं, भाजपा भी नहीं, समाजवादी पार्टी भी नहीं। और वो डेटा पॉइंट ये है, 2022 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तब कांग्रेस को पूरे स्टेट के अंदर 2.33% वोट मिले थे जी।
उसके सामने जब 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए, कांग्रेस 17 सीटों के ऊपर लड़ी, उनका वोट प्रतिशत था 9.46%, मतलब तकरीबन 10%। और ये 9.46% वोट उनके 5 साल पहले के यानी कि 2019 के लोकसभा के प्रदर्शन के मुकाबले 3.1% बढ़ोतरी दिखाता है। मतलब उन्होंने 2019 में 6.33% वोट लिए थे। अभी सुनिएगा ये बात, मैं ये क्यों छेड़ रहा हूं। जी 2019 में और 2022 में, 22 में विधानसभा के चुनाव थे, वहां पर 403 सीटें थी और 403 सीटों के ऊपर सम्मिलित होकर कुल जब 2.33% वोट शेयर होता है, मतलब वो पार्टी नगण्य के बराबर हो जाती है। ज्यादा सीटों पर उनके उम्मीदवारों की डिपॉजिट जब्त हुई होगी वहां पर 2022 के अंदर। जबकि अब 2024 में देखें, ये गठबंधन में थे, इंडिया अलायंस में, जी इसका कांग्रेस को बहुत बड़ा फायदा हुआ, क्योंकि खाली 17 सीटें लड़ने के बावजूद उनका टोटल वोट प्रतिशत 9.46% हो गया। मतलब यह हुआ कि कहीं ना कहीं कांग्रेस से लोग जुड़े हैं। जुड़े हैं, कांग्रेस के लिए जुड़े हैं, या उनके गठबंधन वाले पक्षों के वोट भी कांग्रेस को जाके वो कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर मिले हैं। अभी देखिए, ये चिंता करने वाली बात है। जी अरे, गठबंधन के साथी को ये समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि इसके सामने जब हम देखें 2019 के अंदर कांग्रेस का वोट प्रतिशत 6.33% तब आप देखोगे कि कांग्रेस कोई गठबंधन करके नहीं लड़ रही थी। ये बात समझ में आ जानी चाहिए। और पूरे राज्य के अंदर 80 सीटों के ऊपर जब उनका वोट प्रतिशत सिर्फ 6.33% था, वो 3.1% बढ़ के 9.646% हो गया। खाली 17 सीटें, 20% हिमांशु जी, मैं माफी के साथ आपको यहाँ पर बीच में टोकते हुए रोक रहा हूं, और बाकी गेस्ट से मैं अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि अगर कहीं पर भी माइक ऑन है तो प्लीज उसे अभी म्यूट कर लें। जब मैं आपके पास आऊं तो आप उसे अनम्यूट कर लीजिएगा। हिमांशु जी, आप अपनी बात पूरी करिए। मतलब ये है कि ये तो डेटा पॉइंट है, स्टैटिस्टिकल डेटा पॉइंट है जो गुजर चुका है। इस पर से बहुत सीधा साधा संकेत ये मिलता है जी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस साथी पक्षों के ऊपर परजीवी पार्टी बनके, पैरासाइट बनके फायदा ले रही है और उनको फायदा मिल रहा है। तो जो जल्दी समझ जाएगा वो पैरासाइट को निकालने के लिए, वो उतना ही बेहतर होगा उसके लिए। हर एक पार्टी वही सोचेगी। देखिए, ये रियल पॉलिटिक्स है। ग्राउंड पर, धरातल के ऊपर, जब आपको समाजवादी पार्टी का या भाजपा का चुनाव चिन्ह मिलेगा, लोगों के पास तीसरा विकल्प नहीं होगा। उस वक्त पर समाजवादी पार्टी के ऊपर साइकिल, जो मुख्य विपक्ष के तौर पर अभी है विधानसभा के अंदर, जी वो सीधी समझ में आती है बात। इसके लिए कोई एस्ट्रोलॉजी की जरूरत नहीं है हमें। ये तो आंकड़े, खाली 3 चुनाव के आंकड़े मैंने आपको एग्जैक्टली बता दिए जी कि ये आंकड़े क्या है। और जब 17 सीटों के ऊपर 9.46% वोट, मतलब ये हो गया कि अगर समझ लो कांग्रेस का वोट शेयर जो 2019 में था उतना ही रहे, फिर भी तकरीबन 3-3.5% वोट साथी पक्षों का कांग्रेस के खेमे में गया। और वो साथी पक्षों का वोट था, वो न तो कांग्रेस की या राहुल गांधी जी की प्रतिभा और बढ़ती हुई साख की बात मैं नहीं मानता, क्योंकि सपा का वोट प्रतिशत उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम देखें तो वो बहुत कांस्टेंट रहा है। वही बात भाजपा के साथ में भी हो रही है। इस बार इनकी सीट कम आई, बहुत कम आई जी। 37 सीटों के ऊपर सपा जीत गई लोकसभा। फिर भी भाजपा का वोट शेयर एक डेफिनेट लेवल से नीचे नहीं गिरा। तो मतलब है, हर एक पूरी परेशानी ये है कि एक तबके का जो वोट है
उसके लिए कांग्रेस भी लेती है, कांग्रेस को भी चाहिए वो वोट, समाजवादी पार्टी भी वो समझती है वो मेरा वोट है, और मायावती जी बहुजन समाज पार्टी वाली वो भी समझती है कि काफी दलित वोट तो मेरे हैं। हम्म। तो ऐसे मामलों में ये समझ में आने वाली बात है। और दूसरी बात तो ये है भैया, मेरा रिएक्शन तो ये है, आपने मध्य प्रदेश में बोल दिया आपको 6 क्या, एक भी सीट नहीं मिलेगी, हम्म। आपका साथी पक्ष था ना। आपने हरियाणा में बोल दिया आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर उत्तर प्रदेश के अंदर जी। अखिलेश जी ने तो बहुत प्यार से बताया उनको, हम्म। समझा के बोला कि लड़ना है तो ये दो लड़ लो। हम्म। लोकसभा में भी ऐसी सीटें दी गई थी उनको, हम्म। तो वो जीत के निकले। क्यों नहीं ली? हम्म। तो मेरा तो ये मानना है ये रियल पॉलिटिक्स के अंदर ये चीजें होती रहेगी। और ठीक ये है। तो उपचुनाव है और हम्म। 2027 का इशारा होगा उसमें, जी जी जी। क्योंकि 2027 में जो विधानसभा के चुनाव आने हैं हम्म। वहां दोनों तरफ का भयंकर ध्रुवीकरण हमें देखने को मिलेगा। हम्म। क्योंकि एक बाजू अखिलेश जी बता रहे हैं कि हमारे साथ यादव है, हमारे साथ मुस्लिम है, हमारा पीड़ित है, दलित है, आदिवासी है। जी। मैं पीडीए का स्लोगन भी देख रहा हूं, हम्म। जहां एक तरफ ये खुला ध्रुवीकरण हो रहा है, दूसरी तरफ हम्म। बाबा योगी आदित्यनाथ सीधा साधा बता रहे हैं हम्म। बटोगे तो फिर कटोगे। हम्म। अभी देखने वाली बात ये हो जाती है, देखो लोकसभा तो बीत गई भैया, अभी लोकसभा में क्या हुआ उसका असर विधानसभा में नहीं होता। जी। तो विधानसभा में जो हुआ वही लोकसभा में होना होता। तो उस हम्म। मुकाबले तो 2022 में कांग्रेस को खाली 2.33% मिले थे। अभी ऐसी स्थिति में उनका 10% पे पहुंच जाना, 10 के करीब, ये क्या दर्शाता है? हम्म। तो हर एक चुनाव अलग अलग रूप से अलग अलग ढंग से लड़ा जाता है। और जी। इसमें अगर अखिलेश यादव सीधा नहीं मगर प्यार से किनारा करते हैं, उनका लेके हाथ भी उठाते हैं और अपील भी करते हैं कि देखो ये तो है नहीं इस बारी, हम्म। हमें ही वोट दे दो, हम्म। तो कोई बड़ी बात नहीं है। रियल पॉलिटिक्स में ये तो होता रहेगा। ये तो ठीक है कि उन्होंने ऐसा किया। ममता जी ने क्या किया था, ममता दी ने क्या किया था वेस्ट बंगाल में? हम्म। सीधा मुंह पे बोल दिया था कांग्रेस को कि हम आपके साथ कोई गठबंधन ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो लड़नी है सीटों लड़ लो। हम्म। तो ये तो होता रहेगा भैया, मेरा पहला रिएक्शन तो ये है, ठीक इसमें है। कोई गलत नहीं है और ये होना ही था एक दिन। ठीक है हिमांशु जल्दी। जी, आऊंगा मैं अगले राउंड में आपके पास। राजेंद्र सागर जी के पास ही चल रहे हैं। राजेंद्र जी, बहुत सारी बातें हिमांशु ने कही, और हिमांशु जी ने जो कही है वो समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। आप लोगों ने जो किया इससे पहले वही आपके साथ अब हो रहा है, और सवाल ये है कि अगर आप उतनी मजबूती हैं और उतनी मजबूती दिखा रहे हैं, या फिर हिमांशु जी ने जो आंकड़े पेश किए हैं आपके बढ़ते वोट परसेंटेज के, तो फिर तो आपको लड़ना ही चाहिए सर। क्यों नहीं लड़ रहे राजेंद्र जी? देखिए, कांग्रेस का इतिहास रहा है कि प्राण जाए लेकिन देश बिखरने ना पाए। तो कांग्रेस ने तो हमेशा देश के लिए बलिदान ही दिए, और आज भी अगर जरूरत पड़ रही है तो कांग्रेस इन सब चीजों का बलिदान ही कर रही है ना। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस हमेशा हर उस आखिरी व्यक्ति के साथ खड़ा रहा है और हमेशा खड़ी रहेगी पार्टी, क्योंकि कांग्रेस ने ही दलित, मजलूम, मजदूर, महिला, किसान, युवा, हर किसी की बात हमेशा की और हर जाति धर्म की बात की, जिससे देश का विकास हुआ। और देश का विकास होने के बाद आज देश इस स्थिति में खड़ा हुआ है कि आज जो है दुनिया के नक्शे पे पूरी तरीके से जो दबंगई से भारत की बात होती है, तो ये कांग्रेस की ही देन है। नहीं तो आजादी के बाद देखिए देश में क्या था और क्या छोड़ के गए। 600 साल हम लोग गुलाम रहे, 400 साल मुगलों के और 200 साल जो है अंग्रेजों के। लेकिन अब पूछा जाए उन पेंशन दीपों से जिनके वंशज आज इस देश को जो है तहस नहस करने की, इस देश के संविधान के तहस नहस करने की, इस देश के लोकतंत्र को चोट पहुंचा रहे हैं, तो ये वो लोग बताएं कि वो देश के साथ क्या कर रहे हैं। कांग्रेस तो हमेशा देश के लिए बलिदान करती रही है। ठीक है सागर साहब, लेकिन अगर ये सारी चीजें आपको बचानी है और ये सब गलत हो रहा है तो उसके लिए चुनाव भी तो लड़ना जरूरी है ना। नहीं देखिए,
चुनाव तो लड़ाई जा रहा है। या फिर अरे आपने इंडिया गठबंधन या फिर आपने ये भी, आप अभी से ऐलान इस बात का भी कर दीजिए फिर कि उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा तो सारा समर्थन सपा को ही होगा, हम लड़ेंगे ही नहीं, ये भी फिर आप कह इंडिया सकते हैं। गठबंधन इस समय चुनाव लड़ रहा है। जब आगे जो परिस्थिति बनेगी उस ठीक है, तरीके से जो है, चलिए अब उन आगे भी परिस्थितियों काम को हो थोड़ा जाएगा यश चुनाव भारती में। जी से भी हम समझते हैं, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता जुड़ गए हैं हमारे साथ। यश जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। यश जी बताइए, कांग्रेस पार्टी एक भी सीट पर नहीं लड़ रही है, अब खबरें ये भी तैर रही हैं कि अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं राहुल गांधी के बढ़ते वोट प्रतिशत, उनकी लोकप्रियता से इनसिक्योरिटी भी फील होने लगी है, इसलिए आप लोग मौका नहीं दे रहे। आप लोगों के साथ जो किया इन लोगों ने मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, बाकी जगह पर, आप लोग भी वही कर रहे हैं अब। पराग जी, कांग्रेस 9 सीटों पे लड़ रही है, नहीं लड़ रही है, समाजवादी पार्टी 9 सीटों पे लड़ रही है, नहीं लड़ रही, विषय ये है ही नहीं। विषय तो ये है कि इंडिया गठबंधन 9 सीटों पे लड़ रहा है और एनडीए के खिलाफ लड़ रहा है। अब उसमें भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दल को हटा के ये कहे कि नहीं हम तो भाजपा लड़ रही है। हम ये मानते हैं एनडीए लड़ रहा है, हमारी लड़ाई एनडीए सरकार के खिलाफ है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की एनडीए की योगी के नेतृत्व वाली सरकार हो, चाहे एनडीए की केंद्र के नेतृत्व वाली मोदी वाली सरकार हो। दोनों जो जनहित के फैसले लेने में नाकाम है, जो निर्णय लेने में सक्षम है, निरंकुश हो चुकी है, आवारा हो चुकी है सरकार, उसको नियंत्रित करने का काम हम लोग मिलजुल के कर रहे हैं। जो जनता ने हमको समर्थन किया, जिन बातों को लेकर हम जनता के बीच में गए थे, इंडिया गठबंधन गया था उत्तर प्रदेश में, उसको जनता ने स्वीकार किया, समर्थन दिया, उस समर्थन का हम जिम्मेदारी के साथ निर्वहन कर रहे हैं। और वही ये दिख रहा है कि हमारी आपस में किसी तरीके की कोई लड़ाई नहीं है। क्या कांग्रेस पार्टी के सीट शेयरिंग का डिक्लेरेशन के बाद क्या कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने कोई किसी तरीके की विरोध या बुराई जाहिर करी? अभी साथी पैनलिस्ट ने कोई विरोध या बुराई बात की? ये तो खाम खा दूसरे लोगों को, जो खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के चहेते या भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो आग लगाते हैं और फिर उसमें अपने हाथ सेकते हैं, अपनी रोटी सेकते हैं और फिर खाना खाते हैं, तो उनको तकलीफ हो रही है कि भाई हमें आग लगानी है और अपना हाथ सेकना और खाना खाना है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के चहेते लोग करते रहे, हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की नाकामयाबी को बता रहे हैं। हमने उत्तर प्रदेश में माय समीकरण, मोदी और योगी के वोट बैंक को, माय को हराने का काम किया है इंडिया गठबंधन के माध्यम से। पीडीए की एक नई अवधारणा लिख करके माननीय अखिलेश यादव जी ने, और जो भी समाज में शोषित है, वंचित है, मुख्य धारा से पिछड़ गया है, उसको मुख्य धारा में कैसे लाना चाहिए, तभी देश तरक्की करेगा, उन्नति करेगा, वही हमारी विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए तो हमारे मापदंडों के साथ चलती है। एक तरफ हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे परिवारवाद का, तो हम तो ये कह रहे हैं आरएलडी को एक सीट क्यों दी है? वो भी तो परिवारवाद वाली पार्टी है और उसी फॉर्मूले के हिसाब से परिवारवाद है। उनकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष परिवार से ही है, पूर्वजों के साथ चली यार। उनके पिता अजीत सिंह जी परिवार के उसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, आज उनका बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अनुप्रिया पटेल जी का भी वही है कि आपने चुनाव लड़ाया, उनके पति आपके साथ राज्य में मंत्री है और केंद्र में वो स्वयं मंत्री और सांसद बने बैठी हुई है। ओपी राजभर जी के साथ भी यही है, निषाद पार्टी के साथ भी यही है। तो आप विपक्ष के साथ जो फॉर्मूला बनाते हो और उनको बदनाम करते हो परिवार और परिवारवाद के नाम पे, वही आप एनडीए गठबंधन में साथ में चलते हो, टिकट भी वितरण करते हो, मंत्री भी बनाते हो, सांसद भी बनवाने का काम करते हो। तो ये दोहरे मापदंड जनता को धोखा देने का काम जो एनडीए की सरकार एनडीए के माध्यम से कर रही है, हम उसको एक्सपोज कर रहे हैं और लगातार इनकी नाकामयाबी जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। खेमचंद जी बताइए, तैयार हैं हम मुकाबले के लिए? नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम जी। देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जिस तरीके से, जय जगन्नाथ, जय श्री राधे, जिस तरीके से ये लोग बातें कर रहे हैं और जिस तरीके से इनकी नूराफस्ती चल रही है, वो साफ साफ दिखाती है कि इंडी गठबंधन सिर्फ और सिर्फ पेपर पे बचा हुआ है, हकीकत में कुछ नहीं है, धरातल पे कुछ नहीं है। जहां जिसकी डपली वही अपना राग आलाप रहा है अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग। कांग्रेस का अपना राग है, समाजवादी पार्टी का अपना राग है, सबकी अपनी अपनी पॉलिटिक्स है, सब अपने परिवार को बचाने में लगे हुए हैं, अपने भाई बहन को बचाने में लगे हुए हैं। और समाजवादी पार्टी भी वही कर रही है, कांग्रेस ही वही कर रही है। और कांग्रेस ने इसीलिए भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया, रिस्क नहीं लिया, क्योंकि उनको बेंजी को बचाना है। बेंजी को उन्होंने फेल भेजा है। पराग भाई आ गए परिवारवाद पे। मैं बात करूं तो यश जी, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, सबसे ज्यादा वेट किया है आपको। आप अपनी पार्टी के नेचर के अनुसार
डिस्टर्बेंस ना करें, जैसा आपकी पार्टी का नेचर है। मैंने आपको शालीनता से चलिए एक सुना एक है, करके रख लेते हैं। शालीनता से ठीक आपको है, सुना है, शालीनता से आपको सुना है। डिजिटल ठीक है, डिजिटल मीडिया है और डिजिटल ठीक है, मीडिया में दोनों बोलेंगे तो शायद किसी की बात समझ में नहीं आएगी। ठीक है यश तो जी, रही बात कांग्रेस की, जवाब दे बेहतर, अच्छा ठीक है यश जी, एक ना बार तो- सुन लेते हैं, खेमचंद जी को सुन लेते हैं पूरी बात क्या कह रहे हैं, फिर मैं रख लूंगा आपका सवाल, अगर जवाब नहीं देंगे तो। तो कांग्रेस ना तो 9 में ना 99 में। रही बात समाजवादी पार्टी की, तो हम अब सीधा मुकाबला एनडीए का और समाजवादी पार्टी का है। और समाजवादी पार्टी का जो कुशासन है आज भी लोगों के जहन में, आज भी लोग सहम जाते हैं जब याद आती है किस तरीके से अखिलेश जी के राज में फोन पे एक पर्टिकुलर समाज के लिए काम होता था। एक पर्टिकुलर समाज वाले लोग बैन वीडियो पर अत्याचार करते थे, जमीन को हथिया लेते, उनके भू माफिया, उनके माफिया लोगों का जैसे डीएम, एसएसपी और थाने के इंचार्ज जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन होता था, एक पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन था। उस पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से उत्तर प्रदेश बड़ा दुखी था। डर की राजनीति आप लोगों ने की, हमारे यहाँ पे कानून की राजनीति है। और कानून की राजनीति में आज अगर किसी को परेशानी है थाने में जा सकता है, वो फ्रीली, उनको सम्मानजनक तरीके से उनको रिसीव किया जाता है, रिपोर्ट लिखी जाती है, कार्रवाई की जाती है और उस पे माननीय मुख्यमंत्री जी अगर कहीं भी ढीलापन है तो उसमें सख्ती से कार्रवाई करते हैं। और जो उपद्रव करते हैं, जो भीड़ तंत्र के अनुसार राज चलाना चाहते हैं, भीड़ तंत्र के अनुसार अपनी बात मनवाना चाहते हैं, उन पे भी कार्रवाई हो रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब जो शासन है वो जनता का शासन है और जनता के शासन में कोई भी भीड़ दिखा के वहां पे इस तरीके का अपराध नहीं कर सकता जो करने की कोशिश की। ठीक है। और रही बात आपकी जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है, उसके तहत आज भी आप हिंदुओं को दबाने का, कुचलने का, बदनाम करने का काम कर रहे हैं। आपने पूरी ताकत लगा दी कि जिनकी हत्या हुई ब्राह्मण बच्चे की, उसी को आप अपराधी सिद्ध कर सकें। उस मानसिकता को आपने दिखा दिया। आपने एक कटिंग करके छोटा सा वीडियो आपने रिलीज किया, ना पत्थर फेंकने का वीडियो आपने दिखाया, ना ही मूर्ति खंडित करने का वीडियो दिखाया, ना ही गाली गलौज उस घर से छत पे से हो रही थी उसका वीडियो दिखाया, ना ही मस्जिद से जो अपील हुई उसका वीडियो दिखाया, ना ही गोलीबारी का वीडियो दिखाया, आपने झंडा चेंज करने का वीडियो दिखाया जो अपने आप में दिखाता है। और उसके बाद यहीं पे नहीं रुके, आपके प्रवक्ता और आप लोग, आपके नेता, कांग्रेसी नेता, समाजवादी पार्टी के नेता वहां पे जो यात्रा निकल रही थी, यात्रा में यात्रियों को आप नशेड़ी सिद्ध करने में लगे हुए थे कि वहां पे नशा कर रहे थे, वहां पे जो भजन है वो उल्टे सीधे भजन कर रहे थे। तो अब आप बताओगे कि यात्रा में किस तरीके से जाना है, नहीं जाना। मैं आपको बता दूं, आज उत्तर प्रदेश विकास के पथ पे तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज वहां पे सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कृषि और हर क्षेत्र में आज वहां पे चौमुखी विकास हो रहा है। शिक्षा संस्थानों को बेहतर किया गया है। उसकी वजह से आज जो माइग्रेशन था, ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं सर कि योजनाओं के दम पर आप आएंगे, एक बार फिर से इन सीटों पर भी फतेह हासिल करेंगे, लेकिन हम योगी मोदी जी के काम के दम पे आएंगे। लेकिन यश जी तो ये कह रहे हैं ना कि लोकसभा में तो हमने आपको दिखा दिया, जो अलायंस था उसने लोकसभा में दिखाया कि कैसे आपकी सीटें कम हुई। यश जी एक जवाब कुछ देना चाह रहे हैं? इनका अलायंस तो हरियाणा में भी चला था, ठीक है, लेकिन जो अफवाह के बादल थे, झूठ के बादल थे, वो छट चुके हैं। ठीक है, अब प्रकाश आ चुका है। ठीक है, जैसे इनको हरियाणा में पटकनी मिली, उससे बड़ी पटकनी इनको उत्तर प्रदेश में मिलेगी। हर राज्य में सर अलग परिस्थितियां होती है ना, इसको भी आप नकार नहीं सकते हैं। यश जी के पास हम चल रहे हैं, बिल्कुल ही नकार रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश वाले तो अभी फील कर रहे हैं कि हम धोखे में आ गए। हाँ, हम धोखे में आ गए। इन्होंने जो अफवाहें फैलाई थी, झूठ फैलाया था, उसके धोखे में आ गए। ठीक है, अब इनको सबक सिखाना है। चलिए यश जी कुछ बात रखना चाह रहे हैं अपनी, बोलिए सर। पराग भाई, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र पर्ची सिस्टम, वहां पर्ची मिलती है, वैसे ही हमारे खेमचंद भाई को पर्ची मिल गई, वो पर्ची पढ़ के बोलते चले जा रहे हैं, सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे, क्योंकि सवाल का जवाब तो दे ही नहीं सकते हैं। तो पर्ची आई नहीं ना सवाल के जवाब वाली। परिवारवाद पे मैंने सीधे सीधे चुनौती दी, तोड़ दीजिए संबंध ओपी राजभर जी से, अनुप्रिया पटेल जी से, आरएलडी से और सभी लोगों से, जितनी परिवारवाद वाली पार्टियां हैं, जो उदाहरण आप हमारे ऊपर देते, क्यों उनको गले लगा के बैठे हो, या हमें कहते हो परिवारवाद और वहां आप परिवारवाद के साथ खड़े हो जाते हैं। दूसरी बात, बहराइच का उदाहरण दिया। अरे भैया, आपके विधायक एफआईआर करा रहे हैं आप ही के लोगों के ऊपर, दंगाई कह रहे हैं आपको, आप दंगाई वाले लोग हो, और हम तो शुरू से कह रहे हैं कि आप दंगाई वाले लोग हो। चंदे का धंधा करना आप लोगों का धंधा है, अपराधीकरण आपका पहला काम है, दंगों के सहारे आप राजनीति करना चाहते हो। और खेमचंद भाई ने भी यहाँ पे जो बातें कही, वो डराने की बातें करी, ठीक है, विकास की और योजनाओं पे कोई उपलब्धि नहीं है। सिंगल बिजली यूनिट, वो तो योगी मॉडल का जिक्र कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं योगी मोदी मॉडल के नाम पर हमको वोट मिलता है। मैं
तो पराग भाई मैं ये जानना चाहता हूँ, हाँ। योगी मोदी मॉडल जेपीएनआईसी में ये लिख के देता है कि 7.5 साल से भैया वो इतने खतरनाक सांप बिच्छू पले कि ठीक है। कोई जाएगा तो उसकी जान पे खतरा हो जाएगा। ठीक है। ये योगी मॉडल, ठीक है, यही योगी मॉडल है कि 7.5 ठीक साल में है। एक बिल्डिंग नहीं बना पाए आप। ठीक है हिमांशु जी, दोस्ती तो बराबरी की होनी चाहिए। पार्टनरशिप अगर कोई व्यक्ति करते हैं तो उसमें क्या होता है सर? उसमें तो बराबरी का सौदा होता है कि हम बराबरी पर बात बन रही है, पार्टनरशिप कर रहे हैं, तभी चीजें बेहतर भी चल पाती हैं आगे। हिमांशु जी नहीं, देखिए, दोस्ती बराबरी में होती है, दो पार्टनर दोनों इक्वल होते हैं, ये सब करने की बात है। हर एक दोस्ती के अंदर कोई बराबर नहीं, हर एक दोस्ती, और मैं जिम्मेदारी पूर्वक ये बोल रहा हूं, जी, कोई भी राजकीय पार्टी के बारे में नहीं बोल रहा हूं। देयर आर ऑलवेज अनइक्वल पार्टनर्स। इंडी ब्लॉक में अगर सब कहेंगे कि हम सब बराबर है, मैं वो मानने को तैयार नहीं हूं। एनडीए में कहेंगे कि हम सब बराबर है, वो मैं मानने को तैयार नहीं हूं। ये सब अनइक्वल पार्टनरशिप होती है, बिल्कुल। और हर एक की जहां जहां चलती है वहां उनका प्रभुत्व होता है। ये बड़ी सीधी सी बात है। अभी समाजवादी पार्टी को मैं सीधा बताऊं, यूपी के 9 सीटों के साथ में हफ्ते भर बाद महाराष्ट्र में भी पूरा चुनाव है। महाराष्ट्र में कितनी सीटें मांगी है समाजवादी पार्टी? कितनी मिली है उनको एमवीए में से, महाविकास अघाड़ी में से? उसकी बात करेंगे तो पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली उनके साथ क्या हुआ था। एमपी में उन्होंने 6 सीटें मांगी थी, यूपी से सटी हुई, एक भी नहीं मिली। तब कमलनाथ बोल रहे थे सीधा साधा कि हम तो कुछ नहीं देंगे। हरियाणा में क्या हुआ? तो ये सब होता ही है। जैसे आप बराबरी की दोस्ती की बात करते हैं ना, इक्वल कभी नहीं होता। किसी एक को बड़ा बाप बनना पड़ता है, किसी एक को छोटा बाप बनना पड़ता है। और ये जब अलायंस होता है वहां पर प्रदेश के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा क्यों है, मेरा सीधा सवाल है। पिछले 20-25 साल की देश की राजनीति के अंदर यूपी सबसे बड़ा राज्य है, वो तो सब जानते हैं। सबसे ज्यादा सीटें हैं यूपी में, सब जानते हैं। ऐसा क्यों है कि जहां सीधा मुकाबला कांग्रेस और भाजपा का होता है, वहां आप अगर प्रतिशत निकाल लो दोनों तरफ की जी, तो आपको पता चलेगा कि एक तरफ पलड़ा बहुत झुका हुआ है। कांग्रेस तकरीबन 22 से 25% ही जीत सकती है, जहां जो राज्य के अंदर सीधा मुकाबला होता है भाजपा और कांग्रेस का। मगर जहां प्रादेशिक पक्ष होते हैं वहां कांग्रेस को हमेशा फायदा हुआ है उनके साथ गठबंधन करके। और यही मेरी बात मैंने जो शुरू में कही थी, कांग्रेस धीरे धीरे करके जो एक राष्ट्रीय फलक पे थी, जो सब प्रिंसिपल पार्टी थी, वो धीरे धीरे परलक्षी परजीवी पार्टी होती जा रही है। आज ये जो 9.6% वोट है कांग्रेस का 2024 लोकसभा चुनाव के अंदर, वो भी ज्यादा करके समाजवादी पार्टी के वोट के कारण है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी और माननी भी पड़ेगी। हाँ, एक बात है, जहां विकल्प नहीं होता वहां पर देश का एक तबका, माइनॉरिटी जिसको हम कहते हैं, वो तबका हर एक सीट के ऊपर सीधा कांग्रेस की तरफ जाता हुआ दिखा है। मगर जहां जहां प्रादेशिक पक्ष होते हैं वहां वो तबका वो प्रादेशिक पक्ष के साथ गया है। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप 20-22 स्टेट के आंकड़े निकाल लीजिए। जहां कांग्रेस जीती है वहां के भी, जहां कांग्रेस हारी है वहां के भी, जहां कांग्रेस साथी दलों के साथ में मिलकर जीती है वहां पर भी, और जहां पर भाजपा का पलड़ा भारी रहा है वहां पर। आप कर्नाटक जैसे स्टेट में देखेंगे, आज से 2 साल के पहले ये हुआ था। दोनों के बीच में वोट का प्रतिशत का मार्जिन क्या था? सिर्फ 3% और 1.96% के मार्जिन। मैं बराबर आंकड़ा बोल रहा हूं आपको, क्योंकि मैं पिछले 25 साल से चुनाव सब कवर करता हूं। जी जी। तो 1.86% का माइनॉरिटी वोट सीधा जाके कांग्रेस के पाले में गिरा था। वो उनकी जीत का सबसे बड़ी वजह थी, और उसका कारण भी ये था कि वहां जो तीसरी पार्टी थी वो भाजपा के साथ में थी। अब मुझे ताज्जुब नहीं हो रहा है, अखिलेश यादव जी ने जो कहा और जो किया
उससे मुझे ताज्जुब नहीं हो रहा है। और ये ग्रेसफुली कांग्रेस के राहुल गांधी जी का हाथ भी उठा के पिक्चर भी पब्लिश कर रहे हैं। तो अभी समाजवादी पार्टी को तो बोलने का मौका मिला है कि हम इंडी गठबंधन के साथ में लड़ रहे हैं। चुनाव का चिन्ह तो किसका है ना। देखिए, अशिक्षित लोग गठबंधन, इंडी गठबंधन ये सब नहीं समझते। वो तो बोलेंगे मैं तो साइकिल पे जाके वोट करूंगा, मैं पंजे पे जाके वोट करूंगा, मैं कमल पे जाके वोट करूंगा। मैं जहां से बिलोंग करता हूं, गुजरात से, यहां पर लोग सीधा बोलते हैं। कुछ कुछ आदिवासी तबके थे पहले, जहां आंख मूंद के 80-80 साल की माता जी बोलती थी, इंदिरा बाई आई थी, पंजा है उसका, उसी को वोट देंगे। आजकल सब लोग बोलते हैं हम कमल को ही वोट देंगे। तो ये समझने वाली बात है। और दोस्ती कभी इक्वल नहीं होती, और राजकारण में तो नहीं ही। क्योंकि नेता प्रतिपक्ष अगर कांग्रेस का बनना है, क्योंकि उनकी 98 सीटें हैं, मतलब ये सबसे बड़े हैं। मगर ये बात भी हकीकत है कि यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है इंडिया अलायंस के अंदर, तो उनका सुनना पड़ेगा जहां तक यूपी के उपचुनावों का सवाल। ठीक है राजेंद्र सागर जी, हिमांशु जी जो कह रहे हैं ये तो वही बात हुई, जैसे को तैसा, आपने जो किया वही आपको मिला। देखिए पराग जी, हिमांशु जी ने केवल एक शब्द बोल के अपनी आइडेंटिटी दे दी है कि वो कौन सी विचारधारा से है, तो मैं उस पर ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। मेरी आइडेंटिटी क्यों बात कर रहे हो आप? सर वो उन्होंने बताया ना सर, वो 20 एक मिनट ठीक है, यही आपका चरित्र दिखाएगा। देखिए ये मैं जहां हकीकत बोल रहा हूँ वहां सुनने की क्षमता रखिए। इसी वजह से कांग्रेस जो प्रिंसिपल पार्टी थी ना, आज एक नगण्य पार्टी हो गई है। प्लीज मेहरबानी करके ये सब बातें सुनिए मेरे पे। यहाँ जो बन रहे सुन नहीं सकते। विचारधारा क्या मतलब है आपका? आप कहना क्या चाहते हैं वो पहले स्पष्ट कीजिए। मेरे से पहले ये बात स्पष्ट कीजिए। एक मिनट सागर साहब प्लीज थोड़ा सा रुकिए, हिमांशु जी आप भी रुकिए, सागर साहब आप भी रुकिए प्लीज। राजेंद्र सागर जी एक मिनट सर, प्लीज थोड़ा सा रुकिए सर। उन्होंने एक मिनट सर प्लीज, मेरी बात सुनिए। उन्होंने पहले ही बताया, ठीक है हिमांशु जी, ठीक है राजेंद्र सागर जी, हिमांशु जी ने पहले ही बताया वो 20-25 साल से लगातार कवर कर रहे हैं पॉलिटिक्स को और देख रहे हैं सर। एक मिनट प्लीज सर, एक मिनट। वो अगर अपना एनालिसिस दे रहे हैं तो ये उनका अनुभव है। अगर आपको ये चीजें बुरी लग रही हैं तो आप उनकी विचारधारा पर सवाल कैसे उठा सकते हैं? फिर वो तो अपने अनुभव के आधार पर। और सबसे बड़ी बात राजेंद्र सागर जी, एक मिनट सर प्लीज, आप सुन नहीं रहे, ये गलत बात है सर। राजेंद्र सागर जी मुझे भी बोलने का मौका नहीं देंगे आप सुन नहीं रहे हैं, प्लीज थोड़ा सा सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, आपको मौका दूंगा मैं। सागर साहब आपको मौका दूंगा, आप ही को बोलने का मौका दिया था मैंने, प्लीज थोड़ा सा सुनिए। उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट आंकड़ों के साथ तथ्य रखे हैं, आप उनको तो झुठला नहीं सकते हैं। अगर उनका एनालिसिस आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप उस पर काउंटर करके अपनी बात रखिए तथ्यों के आधार पर। आप सवाल क्यों उठा रहे हैं सर? वो किसी भी विचारधारा से हो या ना हो, उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया है और अपना अनुभव शेयर करना कोई गलत बात नहीं है, वो भी तथ्यों के साथ में। सागर साहब रखिए अपनी बात। सागर साहब क्या ये बात तो उन्होंने सही कही भाई, समाजवादी पार्टी का जनाधार है अच्छा खासा उत्तर प्रदेश के अंदर। आपने जो मध्य प्रदेश में किया उनके साथ वो यूपी में कर रहे हैं। मैं केवल आपसे एक सवाल बताइए कि इंडिया गठबंधन तो है, इंडी गठबंधन में आप किसने दिया है? ये कौन सी विचारधारा? अरे ए का मतलब तो अलायंस ही हुआ ना सर, फिर उस पर बहस छिड़ जाएगी। इसलिए आप मुद्दे पर आइए, आप मुद्दे पर आइए प्लीज। सागर साहब आइए, सवाल पर आइए। देखिए पराग जी, जिनको ढूंढने से प्रत्याशी नहीं मिल रहा, 36 दल के साथ एनडीए गठबंधन चुनाव में उतरा हुआ है और उनको ढूंढने से प्रत्याशी नहीं मिल रहा और वो दूसरे को परिवारवाद का। अरे सर आपको सीटें नहीं मिल पा रही हैं, आप दूसरे दल के प्रत्याशियों का चर्चा कर रहे हैं, आपको सीटें नहीं मिल पा रही हैं।
नहीं, मैं बता तो रहा हूँ कि उनको तो प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, वो चुनाव में तो उतर गए लेकिन प्रत्याशी नहीं वो मिल रहे हैं उनको। बताइए, जिनके ऊपर परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं उनके परिवार से आपको प्रत्याशी उतारने पड़ रहे हैं। आप बताइए ना, करेंगे किस परिवार से? अगर वो जीत जाएंगे तो कौन से परिवार के होंगे वो? आपको तो झंडे से प्रत्याशी नहीं मिल रहे। और मैं धन्यवाद दूंगा दैनिक भास्कर का, जिन्होंने एक मॉडल गुजरात वाला भी दिखाया था कि रात में जिन लोगों के आंख के ऑपरेशन होने थे उन 250 लोगों को रात में अस्पताल में जगा के उनको सदस्य बनाया गया, उनको सदस्य बनाने के लिए उठाया गया। बीमार जो मरीज हैं उनको उठा के सदस्य जबरदस्ती बनाया जा रहा है। चलिए मैं ठीक है सर, ठीक है, आप अब यूपी पर बात नहीं करेंगे, मैं समझ गया। ठीक है सर, प्लीज आप अब यूपी पर बात नहीं करेंगे, उपचुनाव पर बात नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अब यश जी के पास मैं जा रहा हूं, फिर खेमचंद जी आपके पास आऊंगा। ठीक है सर, प्लीज अब रुकिए, थोड़ा सा रुकिए। अरे आपके साथी के पास ही जा रहा हूं, रुक जाइए, आपके साथी के पास ही जा रहा हूं, रुक जाइए। खेमचंद जी आऊंगा, लेकिन उससे पहले यश जी, हिमांशु जी ने जो एनालिसिस किया उसके आधार पर तो ये भी समझ में आता है कि जब बारी आएगी महाराष्ट्र की, जब बारी आएगी और स्टेट की जहां पर कांग्रेस मजबूत है, तो फिर आपको वहां पर भी ये कहना पड़ेगा कि हाँ, हम इंडी गठबंधन ही है, हम इंडिया गठबंधन नहीं है, हम एक अलायंस ही हैं, हमें कोई मतलब नहीं सीटें कितनी हो, हमें जीतने से मतलब है। तब भी आप यही बात कहेंगे? देखिए, पहले आपकी बात का ही जवाब दे दूं, उसके बाद हिमांशु जी की बात का भी जवाब दूंगा। हमने हमेशा यही कहा हम इंडिया गठबंधन है। हरियाणा में जब सीट शेयरिंग की बात आई, माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट ट्वीट किया, सीट शेयरिंग कोई विषय नहीं है, विषय चुनाव जीतना है। और अभी भी जब हम चुनाव लड़ रहे हैं मिलजुल करके, तब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने यही ट्वीट किया है। तो हम कहीं बदले नहीं है। जब चुनाव लड़ रहे हैं आपस में चर्चा होती है, क्योंकि हम गठबंधन के साथी हैं एक दूसरे के, तो हमने बैठ के चर्चा करी और रणनीति का खुलासा कर दिया। अब जिनको तकलीफ हो रही है कि ये लोग आपस में राजी कैसे हो गए, झगड़ा क्यों नहीं लग रहा है, वो झगड़ा लगाने का काम कर रहे हैं, ये उनका विषय, वो करते रहे। हमारे बीच में कोई झगड़ा नहीं है। दोनों पार्टियों के और इंडिया गठबंधन के अन्य सदस्य साथ में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को हराने जाएंगे। हिमांशु जी ने पूरे देश भर का एनालिसिस किया और बहुत अच्छे एनालिसिस होंगे, एनालिटिक होंगे, मैं मान लेता हूं इस बात को। बेहतर तरीके से इस बात को बताएंगे, राजनीतिक रूप में अछूत भारतीय जनता पार्टी जब थी तो उनको छूने का काम और सहयोग करने का काम शिवसेना ने किया, बाला साहब ठाकरे परिवार ने किया। और बाला साहब ठाकरे परिवार ने, शिवसेना ने, जब ये सहयोगी थे, साथ में चुनाव लड़े थे महाराष्ट्र का, तो ये दावा किया कि मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा। भारतीय जनता पार्टी ने अस्वीकार कर लिया। ठीक है, आपका अधिकार था, आपने अस्वीकार किया, लेकिन आज महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना का ही मुख्यमंत्री है और वही शिवसेना तोड़ करके आपने मुख्यमंत्री बनाया, जो शिवसेना एकजुट होकर के मुख्यमंत्री पद मांग रही थी। यानी आपकी मंशा मुख्यमंत्री पद देना नहीं, शिवसेना को तोड़ना आपकी मंशा थी, जो आपने दिखा दी। और अगर झगड़ा मुख्यमंत्री पद का नहीं था तो बाला साहब ठाकरे के परिवार को देने में क्या दिक्कत थी? क्यों तोड़ा आपने महाराष्ट्र में शिवसेना के परिवार को, और क्यों पार्टी को तोड़ा? वही बिहार के अंदर चाचा भतीजे को क्यों लड़ाया? पहले चाचा का इस्तेमाल किया भतीजे के खिलाफ मोदी पार्ट 1 में, फिर मोदी पार्ट 2 में इस्तेमाल कर रहे हैं भतीजा का चाचा के खिलाफ। और यही बात समय समय पे नीतीश कुमार जी समझ जाते हैं तो इनको लात मार के निकल जाते हैं। और घबराहट इनको यही रहती है कि नीतीश कुमार जी फिर छोड़ के ना चले जाएं। और इसी तरीके से पंजाब के अंदर अकाली दल के साथ हुआ कि अकाली दल ने इनको इसीलिए छोड़ा कि इनकी नीति रीति किसान विरोधी है और पार्टियों को तोड़ने वाली है, अपने सहयोगी दलों को। शिवसेना का एक बड़ा उदाहरण और देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं प्रेम शुक्ला जी, जब ये दोनों दल एक साथ चुनाव लड़ रहे थे, सरकार एक साथ बना रहे थे, तब शिवसेना के नेता ही प्रेम शुक्ला को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर दिया, प्रवक्ता बना लिया। तो एक दूसरे के नेताओं को तोड़ना भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति का एक बड़ा हिस्सा है। पार्टियों को तोड़ना, अपने सहयोगियों को तोड़ना, अपने मजबूत सहयोगी को तोड़ना, पुराने सहयोगी को तोड़ना, वैसे ही जनता को भी तोड़ने का काम करते हैं। ये एक कोई फायदा बता दें कि नोटबंदी से कौन सा फायदा ठीक है सर, चलिए खेमचंद जी एक आखिरी रिएक्शन आपका। जो परिवार तोड़ने की बातें करते हैं, जो दलों को तोड़ने की बातें करते हैं, तो एक बार अपने अंदर झांक लें और देखें कि उन्होंने अपने सीनियर्स का क्या हाल किया, अपने परिवार का क्या हाल किया, तो पता चल जाएगा। और रही बात हमारी, हम सभी को
यस भाई, यस भाई, हम आपसे खराब चीजें नहीं सीखते, लेकिन आप में कोई अच्छी चीज होगी तो जरूर सीखेंगे, और हमें सीखने में कोई गुरेज नहीं है। और खराब चीज हमें आपसे नहीं सीखनी है, और उसके लिए आप अपना काम करते रहिए। हम अच्छी चीजें किसी से भी सीख सकते हैं। और रही बात किस तरीके से आप दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, सबको पता है किस तरीके से बहन जी के साथ आपने व्यवहार किया, पिटाई की, और ये पूरा कांड आज भी फेमस है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, क्योंकि दलित महिला होने के नाते आपने मायावती जी की पिटाई की, बहन जी का अपमान किया, और वो अपमान आज भी जन के दिल में है। रही बात हमारी, तो हम अपने सभी दलों को सम्मान देते हैं, मान देते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं, एम्पावर करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के नाम पे सब आगे बढ़ रहे हैं, सबको बेनिफिट हो रहा है। अब वो उद्धव ठाकरे जी को भी बनाया, उनके सहयोगी को बना दिया। बात क्या है, हम विचारधारा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, व्यक्ति नहीं। ठीक है, यहाँ पे व्यक्ति ज्यादा इम्पोर्टेंट है, परिवार ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है सर, चलिए मैं अभी सभी को थोड़ा सा रोकना चाह रहा हूँ क्योंकि अब समय की कमी है मेरे पास। हिमांशु जी का एक फाइनल रिएक्शन बहुत संक्षेप में, हिमांशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत संक्षेप में रखिएगा सर। आप लोगों की तरह नहीं, एक ही परिवार में से सब कुछ होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है, हिमांशु जी को सुन लेते हैं। सागर साहब, हिमांशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत जल्दी से। एक हकीकत बतानी है, जो एक हकीकत बतानी है, यश जी ने जो बताया वो। यश भैया, मैं आपको याद दिला दूं कि इससे पहले जो महाराष्ट्र के चुनाव हुए थे, वो शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी साथ में मिलकर लड़ी थी। इसमें भारतीय जनता पार्टी को 102 या 104 सीटें मिली थी, और शिवसेना को तकरीबन 55 या 60 या 64 या ऐसा कुछ था। तब उद्धव जी ने खुद पाला बदल के सर, पाला नहीं बदला। मेरी एक मिनट यश जी, सुन लेते हैं, पूरी बात सुन लेते हैं। यश जी, पूरी बात सुन लेते हैं एक बार। भैया मैं बोल रहा हूँ ना, आप चुनाव गुजराती बन गए, यहाँ भारत क्या बातें कर रहे हैं? क्या गुजरात भारत में नहीं है? क्या गुजरात भारत में नहीं है? क्या बकवास कर रहे हैं? आपकी जो विघटनकारी सोच है, अब अपने देश को डिवाइड भी करेगी। जिस तरीके से राहुल गांधी के मित्र कहते हैं, वैसे आप भी कहना शुरू कर रहे हैं। जो हकीकत है, डेटा पॉइंट, जो बाकी बातों का जवाब नहीं दिया। ठीक है, देखिए कुल मिलाकर ये है कि यश जी ने तो पॉलिटिकली अपनी बात रख दी, लेकिन जो तथ्य थे वो हिमांशु जी ने रख दिए। जो परिस्थितियां हुई, जो सिलसिलेवार तरीके से घटनाक्रम हुआ, वो उन्होंने बताने का काम किया है। समय चूंकि मुझे अभी इतनी ही इजाजत दे रहा है आज की इस चर्चा के लिए, इसलिए आप चारों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। आप लोग जुड़े अपना अपना कीमती समय निकालकर, और आप लोगों ने अपना अपना पक्ष रखा, अपनी अपनी पार्टी की बात रखी है। तो 9 सीटों पर चुनाव है, स्पष्ट हो गया है। समाजवादी पार्टी की सभी कैंडिडेट विपक्षी अलायंस से लड़ रहे हैं, उधर बीजेपी और उसके सहयोगी दल साथ में एनडीए गठबंधन मिलकर लड़ रहा है। क्या नतीजा आएगा, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपने देखा कि कैसे प्रत्याशियों के चयन और